ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कशन करेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। इससे पहले हमने स्टडी किया था कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल दे दिया था कि असल में प्रोटॉन जो है वो दरमियान में होती है, यानी कि जिसे उसने न्यूक्लियस कहा था, और इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है और ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली इसका ये मोशन जारी रहता है। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्शन ये पैदा हुआ कि क्लासिकल फ़िज़िक्स तो ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह से अगर रिवोल्यूशन करता है तो ये मोशन एनर्जी पे होता है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूसली मोशन करेगा तो इसका ये एनर्जी कंटिन्यूसली कम होता जाएगा और वो एक वक्त इस तरह से आ जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और ये न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन इस तरह से नहीं होता, तो रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो यहाँ पे फेल हो गया और उसने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो फिर बोहर जो है ये एक साइंटिस्ट था, 1913 में इसने एक मॉडल पेश किया, यानी कि इसने 1913 में जो मॉडल पेश किया था वो असल में मॉडिफिकेशन था। रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें मॉडिफिकेशन करके इसने एक मॉडल पेश किया जिसे हम कहते हैं नील बोहर एटॉमिक मॉडल। हम यहाँ पे कहेंगे कि मॉडिफाइड रदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, इसने क्या किया, रदरफोर्ड के मॉडल को इसने मॉडिफाइड कर लिया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसके मॉडिफिकेशन के बाद असल में ये नील बोहर का जो मॉडल है ये बेस करता है क्वांटम मैकेनिक्स पे, या हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी पे। क्वांटम थ्योरी ऑफ एनर्जी, क्वांटम थ्योरी ये है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज होती है, यानी कि कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होती बल्कि पैकेट्स के फॉर्म में होती है, और उसी पैकेट को, एक पैकेट को हम कहते हैं क्वांटा। ठीक है, तो उसी बेस पे उसने ये जो मॉडल है ये पेश किया, यानी कि रदरफोर्ड का मॉडल मॉडिफाई करके उसने अपना मॉडल जो है वो पेश किया। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इसके मॉडल का कुछ पोस्टुलेट्स है वो इस तरह से है कि सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फ़िक्स ऑर्बिट में या फ़िक्स पाथ में सर्कुलेशन करता है। तो इसके मॉडल का जो पोस्टुलेट्स है हम इसी तरह से इसको डिस्कस करते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो इसके जो पोस्टुलेट्स है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले बोहर कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवोल्यूशन करता है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, और यही रिवोल्यूशन जो है, ये रिवोल्यूशन क्या होती है, ये एक फ़िक्स पाथ पे होती है, इन अ फिक्स पाथ। ये इस तरह से नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करके नीचे आ जाता है। तो इसका ये जो रिवोल्यूशन है ये फ़िक्स पाथ पे होती है, और इस फिक्स पाथ का क्या होता है, इट हैविंग फिक्स एनर्जी, इसी पाथ का एनर्जी भी फिक्स होता है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ इस तरह से अगर हम कंसिडर कर ले कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है। ठीक है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया था कि इसके गिर्द क्या होगा, इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवोल्यूशन करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे साथ इस तरह से अगर हम ड्रा कर ले कि ये सेकंड ऑर्बिट है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो कहते हैं कि ये वाला, ये इस तरह से एक फ़िक्स ऑर्बिट में या एक फ़िक्स पाथ पे मोशन करता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इसी फिक्स एनर्जी वाले पाथ को या फिक्स रास्ते को हम नाम देते हैं ऑर्बिट का, कि ये ऑर्बिट है, या इसको हम शेल भी कह सकते हैं। और चूंकि इसका एक फ़िक्स एनर्जी है तो इसको हम एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं कि ये एक फ़िक्स एनर्जी लेवल में मोशन करता है। ठीक है, तो ये पहला पोस्टुलेट है कि जब भी इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक फ़िक्स पाथ में
रिवॉल्यूशन करता है। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो इस तरह से है कि इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, चलो हम लिखते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी ऑफ द शेल, ये क्या करती है, ये डिपेंड करती है डिस्टेंस ऑफ द शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस। डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट या शेल या एनर्जी लेवल कहाँ से, फ्रॉम द न्यूक्लियस। जितना एक इलेक्ट्रॉन या एक शेल न्यूक्लियस से दूर होगा उतने ही उसका एनर्जी जो है वो हाई होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगे तो उतने ही उसका एनर्जी कम होगा। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि ये एक ऑर्बिट है और ये दूसरा ऑर्बिट है, तो ये वाला ऑर्बिट न्यूक्लियस के नज़दीक है तो न्यूक्लियस का होल्ड इसके ऊपर ज़्यादा होगा। तो जब होल्ड ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं कि इस पाथ के साथ एनर्जी कम होगी, और ये वाला जो है वो दूर है न्यूक्लियस से, तो जितना ये न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उतना ही इसके ऊपर न्यूक्लियस का होल्ड कम होता जाएगा, और इसके साथ यहाँ पे ये जो शेल है इसका एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका एनर्जी E1 हम लिख लेते हैं कि इसका भी अपना एक फिक्स एनर्जी है, इसका भी एक फिक्स एनर्जी है, तो जितना ही हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से उतने ही एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर कहते हैं थर्ड पोस्टुलेट में कि एनर्जी जो है वो इस तरह से नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है तो रिवॉल्यूशन के वक्त ये एनर्जी इवॉल्व करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो फिक्स होगी। फिक्स का मतलब ये है कि ना तो वो एब्जॉर्ब होगी, नॉट एब्जॉर्ब नॉर रिवॉल्व नॉर इवॉल्व, ना तो ये इमिट होगी ना ये क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, बल्कि जब एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे, वो फिक्स एनर्जी के साथ मोशन करेंगे। अब एनर्जी कब एब्जॉर्ब होगी या कब इवॉल्व होगी, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब एक शेल से दूसरे शेल में जंप मारता है, जब ये जंप मारते हैं from one shell to another, from one shell to another, तो उसी वक्त क्या होगे, उसी वक्त हम कहते हैं कि एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब और रिलीज। अब अगर नीचे से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है तो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि ये ऊपर वाले शेल का एनर्जी ज़्यादा होता है और नीचे वाले शेल का एनर्जी कम होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन तभी ऊपर जाएंगे जब इसके साथ एनर्जी जो है वो इस ऊपर वाले शेल के बराबर हो जाए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये एब्जॉर्ब करेंगे, और जब ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो हम कहते हैं कि एनर्जी फिर क्या होगा, अगर हम इस तरह से कर ले कि ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो फिर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, और जब ऊपर से नीचे इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी क्या होगा, वो एमिट होगा या रिलीज होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिफरेंस ऑफ द एनर्जी जो है वो बराबर होगा E2 माइनस E1। दो शेलों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो किस चीज़ के बराबर होगा, सेकंड शेल या हम कहते हैं हायर शेल एनर्जी माइनस लोअर शेल एनर्जी, ये इसके बराबर होता है। और आखिरी जो है वो हम कहते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है, और हम कहते हैं कि इट इज इंटीग्रल मल्टीपल होगा किस चीज़ का, ऑफ एन एच, या हम कहते हैं h डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है mvr
ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो क्वांटिटी है वो कितना होगा, डेफिनेटली हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम मोमेंटम कहते हैं, और यही मोमेंटम बराबर होगा h डिवाइडेड बाई 2 पाई का। ठीक है, h डिवाइडेड बाई 2 पाई का क्या मतलब है, h प्लैंक कांस्टेंट है और ये 2 पाई जो है वो हम सर्कल के लिए लेते हैं। ठीक है, और कहते हैं कि ये इंटीग्रल मल्टीपल, ये तो हमने एक के लिए लिख लिया, अगर बहुत सारे हो तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो MVR जो है वो बराबर हो जाएगा NH डिवाइडेड बाई 2 पाई। यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल का यहाँ पे मतलब ये है कि या तो 1 के बराबर होगा या 2 के या 3 के या 4 के, इस तरह से नहीं होगा कि 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से नहीं होगा। ठीक है, बल्कि ये इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि होल नंबर के मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया है यहाँ पे बोहर एटॉमिक मॉडल का, कि बोहर कहते हैं कि नहीं तभी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले शेल से ऊपर जाते हैं या ऊपर वाले शेल से नीचे की तरफ आती है। तो यहाँ से रदरफोर्ड का जो इशू था वो सॉल्व हो गया, और बोहर ने ये पहले जो एटॉमिक मॉडल दिया था ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में था। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम उसने सेलेक्ट किया था और उसके लिए उसने यही मॉडल पेश किया था। हाइड्रोजन मॉडल जो है, हाइड्रोजन एटम सेलेक्ट करने का यही रीज़न है क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो एक्सप्लेनेशन में बहुत इजी हो जाता है, इसलिए उसने बोहर ने हाइड्रोजन एटम ही सेलेक्ट किया था। तो ये सारा डिस्कशन था बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे कि ये बोहर एटॉमिक मॉडल की एप्लीकेशन क्या है। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।